गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रेजिस्टेंस टॉपिक को देखने वाले हैं। रेजिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज बहुत मजा आने वाला है। पढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। देखा जाए बच्चों, इसमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है, रेसिस्ट, मींस अपोज करना, यानी कुछ ना कुछ अपोज तो होने वाला है। अब क्या अपोज होने वाला है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि सपोज कीजिए कि कंडक्टर हमारे पास है, एक कंडक्टर अवेलेबल है हमारे पास। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थर्मल मोशन में जो मूव करते हैं वो उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, यानी कि रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जब इसको किसी सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मान के इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठे हुए हैं, जब इसको हम किसी सेल के साथ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दिए, यहां पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा और इसकी तरफ आएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करने लग जाएगा। फिर यहां पर चूंकि इस टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इनका एक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा और ये प्रॉपर्ली एक फिक्स डायरेक्शन में निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना शुरू कर देंगे। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रिकल सोर्स को जोड़ने पर, यानी कि यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो एक फिक्स स्पीड फॉर्म होता है, जिस स्पीड से मूव करना शुरू होते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। शुरू में ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसको थर्मल मोशन कहेंगे, यानी कि थर्मल मोशन में इलेक्ट्रॉन का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। जब इसमें एक्सटर्नल सोर्स जोड़ते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड हो जाता है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। यहां पर इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड से मूव करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ होगा। अब आप लोग ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन जिस ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करेगा वहीं इलेक्ट्रिक करंट का भी स्पीड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ड्रिफ्ट स्पीड जो होते हैं वो केवल ओनली डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केवल इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को बताता है, नोट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के स्पीड को नहीं बताता है, बस उसके स्ट्रेंथ को बताएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड कितना होता है, 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड होता है। ये ड्रिफ्ट स्पीड केवल इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को बताएगा। ड्रिफ्ट स्पीड कभी भी इलेक्ट्रिक करंट के स्पीड को नहीं बताएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड होगा, नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगभग इक्वल होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगभग इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि इक्वल होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तभी तो
सोर्स ऑफ एनर्जी कितना भी दूर हो, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं बल्ब तुरंत जल जाता है, एट ए टाइम इंस्टेंट ग्लो हो जाता है। तो जो लाइट का यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है वही क्या होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होते हैं। इतना क्लियर हो गया कि ड्रिफ्ट स्पीड कभी भी इलेक्ट्रिक करंट के स्पीड को नहीं बताएगा। ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को बताता है। अब देखिए यहां पर ये थर्मल कंडीशन में है, थर्मल मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इधर उधर जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी को इसमें जोड़ेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी को इसमें जोड़ेंगे, अब यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे उनके और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिशन शुरू हो जाएगा, कोलिजन शुरू हो जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपना पाथ बना रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट एटम, आयंस या अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होंगे, टकराएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड मिनिमम हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड कम हो सकता है। यानी कि कोलिजन की वजह से जो अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होता है। अब जैसे मानिए यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसके अंदर पहले तो जिगजैग पाथ में मूव कर रहा था, जैसे ही हमने इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, बैटरी को कनेक्ट किया, सेल को कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागना शुरू करेगा, पॉजिटिव की तरफ, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, टकराएगा, रेसिस्ट क्रिएट करेगा, और रेसिस्ट क्रिएट करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का पाथ भी रेसिस्ट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का पाथ भी अपोज होना शुरू हो जाएगा। पहले जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, एक्यूरेट जो फ्लो हो रहे थे, अब वो एक्यूरेसी थोड़ी सी घट जाएगी, यानी कि थोड़ा सा उनका पाथ अपोज होना शुरू हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक करंट यहां पे फ्लो हो रहे थे किसकी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, उनका पाथ पहले के कंपेयर में थोड़ा सा अपोज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अपोजिशन स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से, एटम्स के टकराने से, या आयंस का एक दूसरे से टकराने से जो अपोजिशन स्टार्ट हुआ, उसी को क्या कहेंगे, उसी को रेसिस्टेंस कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, उसी को रेसिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं कि द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को अपोज जो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तब यहां पर रेजिस्ट जो वर्ड लिखे हुए थे उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया कि अपोज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपोज हो रहा है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, जिसकी वजह से कोलिजन स्टार्ट होगा। कोलिजन स्टार्ट होने से इलेक्ट्रिक करंट का पाथ जो होगा वो अपोज होगा। पहले जो फ्लो हो रहा था उसके कंपेयर में थोड़ा सा अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का पाथ अपोज होगा। समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिख सकते हैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि इट इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट के पाथ का ऑपोजिशन है। जितना ज्यादा अपोज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये था रेजिस्टेंस की कहानी कि रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में हम लोग समझ गए कि रेजिस्टेंस क्यों होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, तब आगे बढ़े हम लोग। उसके पहले एक चीज, जो हमने इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्ट किया है, जिसको बैटरी नाम दिया गया है, सेल नाम दिया गया है, तो बोल सकते हैं कि सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, सेल मेंटेन करता है। यानी कि लिख सकते हैं कि सेल और बैटरी
मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। यानी कि सेल और बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर। मान लिया यहां थर्मल कंडीशन में था, जैसे ही हमने सेल को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पाथ फॉर्म हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। यहां तो कोई डायरेक्शन नहीं था, इधर उधर मूव कर रहे थे, तो निगेटिव से किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ फ्लो होना शुरू हो गया। और ये किसकी वजह से हुआ? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जोड़ने की वजह से हुआ। तो ये सेल और बैटरी जो हुए, सेल या बैटरी बोलो, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, सेल और बैटरी जो हुए वो इस कंडक्टर के अंदर के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है लगातार। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़े। मिटाएं। कुछ और जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि डिनोट कैसे किया जाता है, ये है क्या? ये तो पता हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के स्पीड को, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहेंगे। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा कि दी opposition of flow of electric current is called resistance। इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है और इसको ओमेगा कहा जाता है। ओम एक साइंटिस्ट के नाम के रिगार्ड में दिया गया है। जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, जिसको ओम्स लॉ कहा जाता है। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और सिंबल के रूप में इसको जिस कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होंगे उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। जहां पर ये लगे हुए रहे आप समझिएगा कि यहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, दुनिया का जितना भी गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर के पास मिनिमम रेजिस्टेंस होते हैं, जबकि बैड कंडक्टर के पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन दुनिया के जितने कंडक्टर हैं सबके पास रेजिस्टेंस थोड़ा या ज्यादा जरूर होगा। कितने कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी गुड कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर हो, सबके पास रेजिस्टेंस होता है। हाँ, किसी के पास ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, किसी के पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट को मैक्सिमम अपोज करने की। जैसे कि रबड़ इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा अपोज कर सकता है, जबकि सिल्वर इलेक्ट्रिक करंट को कम अपोज कर सकता है। तो किसी के पास ज्यादा कैपेसिटी होती है, किसी के पास कम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की। तो जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी उसको हाई रेसिस्टिव बोलेंगे, और जिसके पास मिनिमम कैपेसिटी होगी उसको हम लो रेसिस्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे। हम जिसके पास कम रोकने की क्षमता है, इलेक्ट्रिक करंट को कम रोक सकता है, यानी कि उनके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर कोलिजन मिनिमम होता है। जहां कोलिजन मिनिमम होगा वहां पर रेजिस्टेंस भी मिनिमम होगा, जहां पर कोलिजन मैक्सिमम होगा वहां पर कोलिजन रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। The conductor which have some resistance is called resistor। जिसके पास कम रेसिस्टेंस, जिसके पास रेसिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेसिस्टर कहते हैं। यानी कि द कंडक्टर विच हैव सम रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर, उसको हम लोग रेसिस्टर कहेंगे। जिसमें भी रेसिस्टेंस होगा वो जो कंडक्टर होंगे उसको रेसिस्टर हम कह सकते हैं। आई बात समझ में?
जितने कंडक्टर होते हैं उनके पास भी उनको भी रेसिस्टर बोल सकते हैं, और जितने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल होते हैं, उनको भी हम लोग रेसिस्टर बोल सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने कंडक्टर हैं उनके पास अगर जीरो रेसिस्टेंस भी है, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस भी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पास रेसिस्टेंस है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज जरूर करेगा। नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओम्स लॉ, देखिए ओम साहब ने सबसे पहले, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। कहा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम, जो कि कहां के थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, द strength of electric current of a conductor is directly proportional to that of voltage, यानी कि उस कंडक्टर से जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मींस कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज अगर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होगा। यानी कि किसी कंडक्टर में जितना ज्यादा वोल्टेज आप सप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा, और जितना कम वोल्टेज सप्लाई आप करोगे उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटने पर क्या जुड़ता है, कांस्टेंट जुड़ता है, और यहां पे कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा, आर आएगा, यानी कि लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और यहां पे जो आर हुआ वो उसको हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे, या फिर दूसरा भी कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी इसका नाम दे सकते हैं। तो V इसका टू क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आई आर। अगर यहां पर इसको हम लोग एक चीज देखिए, यहां पर V इक्वल टू आई आर, अगर यहां से हम रेसिस्टेंस निकालें तो लिख सकते हैं V बाई आई, तो रेसिस्टेंस का एक और डेफिनेशन क्रिएट हो गया। एक और डेफिनेशन यहां से दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंस, यानी कि एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर I निकाले हम तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, घटेगा। यानी कि अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। किसी कंडक्टर में अगर ज्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, ज्यादा कोलिजन हो रहा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो कम होगा। किसी के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन कम कोलाइड हो रहे हैं, उनके बीच कोलिजन कम हो रहा है, तो रेसिस्टेंस कम होगा, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा और एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा, जबकि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ गया होगा कि ये क्या है,
इसको हम समझ लिए कि ओम्स लॉ क्या था। ओम साहब ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। उनके अनुसार से कि वोल्टेज जो होते हैं, किसी कंडक्टर का जो वोल्टेज होता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट घटेगा वोल्टेज भी घटेगा। इससे यह फॉर्मूला क्रिएट हो गया। यहां पर जो आर है वो रेसिस्टेंस है, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं हम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट दो चीजों पर डिपेंड हुआ, एक वोल्टेज पे एक रेसिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए इसको ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ें, आगे का टॉपिक देखें हम लोग। नोट कीजिए बेटा बच्चों, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी ओम्स लॉ पर बेस है, इसी पर बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। तब हम लोग रेसिस्टेंस को जोड़ना शुरू करेंगे पैरेलल में और सीरीज में, कि रेसिस्टेंस को जोड़े कैसे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मैंने लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड ऑफ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ohm to make a electric current of 1.5 एम्पियर। सॉल्व कीजिए, सोचिए। नहीं सोच बन पा रहा है, चलिए हम करते हैं इसको कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि निकालना क्या है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज। तो वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ohm, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ohm दिया हुआ है, टू मेक अ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी कि I दिया हुआ है 1.5 एम्पियर का। तो V दिया है, R दिया है और I दिया है। तो ओम साहब ने V, R और I के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। हमको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालना है। अच्छा, I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1.5 एम्पियर रख दिया हमने, और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो वोल्टेज जो हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 इंटू 5, यानी कि आर आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। अब वोल्टेज है तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो हमने लगा दिया, यानी कि वोल्टेज आ गया 7.5 वोल्ट। कैलकुलेट हो गया आसानी से। यानी कि जैसे कि फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, यहां से अगर I निकालना हो तो लिख सकते हैं आप V बाई आर, और R निकालना हो तो V बाई आई लिख सकते हैं। यहां से ये फॉर्मूला, तीन चीजें यहां से कैलकुलेट की जा सकती है V इक्वल टू आई आर से। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जोड़े कैसे किसी को, मिटाएं इसको। किसको जोड़ना है, सबको नहीं जोड़ना है, केवल हमको रेसिस्टेंस को जोड़ना है। चलिए मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। थोड़ा सा भी नजर इधर उधर होगा या दिमाग में कुछ और बातें चल रही होंगी तो फिर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, हम लोग रेजिस्टेंस का अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस को सर्किट में दो तरीके से कंबाइन किया जाता है। जानते हैं कौन कौन? एक सीरीज में कंबाइन किया जाता है और एक पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। अब सीरीज और पैरेलल क्या हुआ, देखिए, मान गए कि एक वायर आ रहा है कहीं से, यहां पर हमने क्या किया, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, फिर आगे बढ़ने पर एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने, और फिर आगे बढ़ने पर एक थर्ड रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने। तो इसको हमने निगेटिव से जोड़ दिया और इसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया।
इसको रेसिस्टेंस R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए। अब देखिए एक ही वायर के साथ, एक ही सर्किट के साथ ये तीनों जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर इसको और इसको पकड़ के खींचे तो ये स्ट्रेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको और इसको पकड़ के अगर स्ट्रेच करें तो कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे फॉर्म हो जाएगा। एक की तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा, और दूसरी की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि ये जो यहां पर पॉजिटिव होगा और यहां पर क्या होगा, निगेटिव होगा। थोड़ा सा वहां लिखते हैं। अब देखिए एक ही साथ कनेक्ट हो गए R1, R2 और R3, तो ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। लेकिन अगर पैरेलल में कंबाइन करना है तो एक सर्किट आया, यहां से एक रेसिस्टेंस यहां कनेक्ट हुआ, एक यहां पर कनेक्ट हुआ, और सपोज कीजिए एक यहां पे कनेक्ट होके तीनों एक साथ कंबाइन होकर के तीनों एक साथ कंबाइन होकर के किसके साथ जुड़ गए, एक पॉजिटिव के साथ, एक निगेटिव के साथ। अगर इसको और इस दोनों एंड पॉइंट को पकड़ के अगर स्ट्रेच करें तो क्या ये तीनों एक बन सकता है, नहीं बनेगा। ये तीनों हमेशा सेपरेट होंगे, यानी कि ब्रांच बने रहेंगे, जबकि इसको स्ट्रेच करने पर कोई ब्रांच नहीं बन रहा है, सब स्ट्रेट कंडीशन में आ जा रहे हैं। तो ये जो हुए वो सीरीज में कंबाइन हो गया, जिसको स्ट्रेट नहीं किया जा सके। यानी कि एक सर्किट आ रहा है, यहां पर कितने भाग में बंट जा रहे हैं, 3 सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो 3 सर्किट का सबका अपना अलग अलग कैपेसिटी होगा, इसका अलग अपना रेसिस्टेंस होगा, इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ और होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ और होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ और होगा। लेकिन यहां पर एक ही सर्किट है तो इस तीनों के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हर एक रेसिस्टेंस के लिए सेम प्रोवाइड होता है, जबकि पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टेंस होता है, डिफरेंट होते हैं। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टर। रेसिस्टर यानी कि जो रेसिस्टेंस को होल्ड करता है, इसको रेसिस्टर बोल सकते हैं हम लोग। तो तीनों रेसिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक करंट पैरेलल में क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इसमें क्या होगा, सेम होगा। तो ये था सीरीज और ये था क्या, पैरेलल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया है। तो कुछ फार्मूला डेरिवेशन है इसका, सीरीज का भी अलग है और पैरेलल का भी अलग है, तो उसको हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसमें सीरीज में। सीरीज में मान गए कि एक सर्किट है, यहां पर एक रेसिस्टेंस R1 है, यहां पर रेसिस्टेंस R2 है और यहां पर रेसिस्टेंस R3 है। ये यहां पे आया, यहां पर हमने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको हमने इसको निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको रेसिस्टेंस R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए। यहां का वोल्टेज V1 मान लीजिए, यहां का V2 मान लीजिए, यहां पर V3 मान लीजिए। इसमें वोल्टेज तीनों रेसिस्टर का वोल्टेज डिफरेंट होगा, क्योंकि वोल्टेज कभी भी कैलकुलेट किया जाता है तो एक रेसिस्टर के 2 एंड पॉइंट से कनेक्ट करके किया जाता है। तो मान गए इस रेसिस्टर के लिए इसकी अपनी अलग कैपेसिटी होगी यूज करने की, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट यूज करने की। तो इसका वोल्टेज कुछ और होगा, इसका वोल्टेज कुछ और होगा, इसका वोल्टेज कुछ और हो गया। मान के यहां बल्ब जोड़ दिए, यहां फैन जोड़ दिए, यहां टीवी जोड़ दिए, टेलीविजन जोड़ दिए, तो बल्ब का जो वोल्टेज होगा अपने हिसाब से होगा, फैन को वोल्टेज लेना होगा वो अपने हिसाब से होगा, और यहां पे जो वोल्टेज होगा वो भी अपने हिसाब से होगा। किसके लिए, टेलीविजन के लिए, क्योंकि तीनों रेसिस्टर को अलग अलग अमाउंट में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मान गए कि अगर सपोज करो कि एक यहां पर रेसिस्टर जोड़ दे, एक यहां पे जोड़ दे, एक यहां पे जोड़ दे, एक यहां पे जोड़ दे, R1, R2, R3, R4, यहां पर ये बल्ब यूटिलाइज कर रहा है, यहां पे बल्ब यूटिलाइज कर रहा है, यहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है। तो अगर सपोज करो कि इसमें 240 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो ये सपोज करो कि ये 50 वोल्ट का है
50 वोल्ट का है, तो 50 वोल्ट इसने यूज कर लिया, कितना बच गया, इसके लिए बच गया 190 वोल्ट। अगर फिर ये 50 वोल्ट का है तो फिर इसमें 190 वोल्ट से 50 इसने यूज कर लिया, तो कितना बच गया, 190 से 50 माइनस हो गया 140 वोल्ट। फिर अगर इसने 50 वोल्ट यूटिलाइज कर लिया तो कितना बच गया, 90 वोल्ट। और फिर इसके बाद 50 वोल्ट अगर इसने यूज कर लिया, 50 वोल्ट इसने यूज कर लिया, तब कितना बच जाएगा, 40 वोल्ट बच जाएगा। यानी कि देखिए आप, इसके लिए वोल्ट इसको यूज करने के बाद यहां 240 था, यहां पर कितना रह गया, 190 रह गया। उसके बाद कितना रह गया, 140 रह गया। उसके बाद रह गया 90, उसके बाद 40, और ऐसे कम होते चला जाएगा। हो सकता है कि सबसे लास्ट में जो जुड़े हुए हों, जो लास्ट में रेसिस्टर जुड़े हुए होंगे, उनको वोल्टेज उनको यूज करने के लिए ना मिले, काफी मिनिमम अमाउंट में मिले। तो सीरीज में जो फर्स्ट कनेक्टेड होते हैं उनको वोल्टेज मैक्सिमम मिलता है, अपने हिसाब से मैक्सिमम प्रोवाइड हो जाता है, और जो सबसे लास्ट में होते हैं वो फर्स्ट के कंपेयर में कम यूटिलाइज करते हैं, उनके पास कम पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये था तीनों के लिए क्या था, वोल्टेज अलग अलग थे। इसमें 1 2 3 4 हमने सर्किट कनेक्ट किया था, 4 बल्ब कनेक्ट किया था, चारों बल्ब का वोल्टेज होल्डिंग कैपेसिटी सेम था, 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट। लेकिन यूज करने के बाद जो वोल्टेज बच जा रहे हैं वो कम होते जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट वाले को सबसे मिनिमम वोल्टेज प्रोवाइड होगा और वो अपने हिसाब से वो वर्क ना कर पाए। मिटाएं इसको, उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे, अपने फॉर्मूला जिसको डिराइव करने वाले थे। सीरीज में समझ में आ गया, सीरीज में क्या होता है, हर एक रेसिस्टर के लिए वोल्टेज डिफरेंट होता है। सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, देखिएगा ठीक से, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेम फॉर ऑल होगा, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। जबकि वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टर, डिफरेंट रेसिस्टर के लिए डिफरेंट प्रोवाइड हो पाएगा। तो V1 मान लिए, V2 मान लिए, V3 मान लिए, इलेक्ट्रिक करंट तो तीनों के लिए सेम है क्योंकि एक ही सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां के इलेक्ट्रिक करंट को I मान लिए, यहां पर भी I होगा और यहां पर भी I होगा, यानी कि तीनों के लिए क्या हो जाएगा, I होगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार से, जॉर्ज साइमन ओम के अपने नियम के अनुसार से, कि फाइनल वोल्टेज अगर कैलकुलेट करें, डिफरेंट क्या है इसमें, वोल्टेज कितने हैं, जैसे इस सर्किट में कितने वोल्टेज दिए गए हैं, V1 V2 एंड V3। तो अगर जो यूटिलाइज हो रहा है, जो बल्ब यूज कर रहा है वोल्टेज, जैसे सपोज करो 1 2 3 बल्ब हैं, तीनों बल्ब जो वोल्टेज यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका अगर फाइनल वोल्टेज निकाला जाए तो तीनों वोल्टेज को अगर जोड़ दें तो फाइनल वोल्टेज निकल जाएगा। तो V = V1 प्लस V2 प्लस V3, सपोज कीजिए ये Vn तक जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत सारे, तीन ही तो होगा नहीं, इसमें और ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, तो सपोज कीजिए n तक जोड़ दिया गया है। अब V = क्या होता है, IR, तो यहां पर IR, V1 = यहां पर लिख रहे हैं हम लोग I1 R1, V2 = I2 R2, V3 = I3 R3 और प्लस Vn = IN RN। इसमें क्या सेम है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I1 I2 I3 IN सब किसके बराबर है, I के बराबर है। तो यहां पर IR, यहां पर I1 के बदले में हमने I लिख दिया, फिर यहां पे I2 के बदले में I लिख दिया, I3 के बदले में I लिख दिया, और IN के बदले में भी हमने I लिख दिया। दोनों तरफ I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कहां तक, n तक जाएगा, यही हो गया, कहां जाएगा, n तक जाएगा। तो I से I कैंसिल, और फाइनल R निकालने का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn, कहां तक जाएगा, Rn तक जाएगा। यानी कि जितने सर्किट में जितने रेसिस्टर जुड़े हुए हैं उन सब का फाइनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान गए कि यहां पे R1 दिया हो 5 ओम, R2 दिया हुआ हो 10 ओम, बोले कि फाइनल R कैलकुलेट करो, तो फाइनल R यानी कि रिजल्टेंट R, नेट रेसिस्टेंस निकालने के लिए
R1 प्लस R2। अगर बोले यहां पर क्वेश्चन में कि सीरीज में कनेक्ट किया गया है तब, तो R1 प्लस R2 यानी कि कितना हो जाएगा 5 ओम प्लस 10 ओम यानी कि 15 ओम। रेसिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम हो गया। तो सीरीज में जब भी हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, हर एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसको प्रॉपर ढंग से एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर हम लोग चलते हैं किसमें, पैरेलल में। ये तो सीरीज का हो गया, पैरेलल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, और बहुत सारे टॉपिक पढ़ने बाकी हैं। तो देखिए इसको पढ़िए, समझिए, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग कनेक्ट करने चल रहे हैं किसमें, पैरेलल में। ये तो सीरीज का था। सीरीज में क्या सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है, वोल्टेज सेम डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि हर एक रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ने पर अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग वोल्टेज कंज्यूम करते हैं और हर एक के लिए डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट हो जाता है, वोल्टेज। क्या सेम हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं बच्चों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कंबाइन करें। देखिए मान लीजिए एक सर्किट है, यहां पर, यहां से ये 3 भाग में बंट जा रहा है, 3 भाग में बट गया। यहां पे इसका रेसिस्टेंस कुछ था, एक रेसिस्टर जोड़ दिया गया, यहां पर एक रेसिस्टर जोड़ दिया गया, और यहां पर भी एक रेसिस्टर जोड़ के रेसिस्टर जोड़ दिया गया, और एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया और दूसरे को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब देखिए सपोज कीजिए इसको R1 मान लिए, R2 मान लिए, R3 मान लिए। चूंकि 3 सर्किट है तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज जो होंगे, तीनों के लिए जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है, ये वोल्ट मीटर है, हमने कनेक्ट किया है ये पॉजिटिव के साथ और यहां पर निगेटिव के साथ, तो तीनों के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में ना। कैसे सेम होगा, सपोज करो कि मान लीजिए, देखो कैसे सेम होगा। सपोज करो कि यहां पर 3 सर्किट है, यहां पर ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, यहां पर ये जुड़े हुए हैं, यहां पर निगेटिव के साथ, यहां पॉजिटिव के साथ। सपोज करो यहां पर 40 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, यहां पर कितना है, 0 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, V1 मान लेते हैं, वोल्टेज 1, यहां पर V2 मान लिया। दोनों एंड के बीच का, यानी कि एक यहां पर एंड है, एक यहां पे एंड है। सपोज कीजिए एक यहां पे एंड है, यानी कि एक वायर यहां पे आया, एंड को या स्टार्टिंग पॉइंट को, और एक वायर अगर यहां से चलता है तो यहां पे खत्म हो रहा है, तो एक एंड पॉइंट यहां, और यहां से चलता है तो यहां पे खत्म हो रहा है, तो एक एंड पॉइंट यहां, तो 2 एंड पॉइंट है। तो एक एंड पॉइंट का वोल्टेज 40 वोल्ट है और दूसरे एंड पॉइंट का वोल्टेज 0 वोल्ट है। तो अगर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें फाइनल वोल्टेज, तो V2 माइनस V1 होता है। V2 यानी कि 40 वोल्ट और V1 माइनस 0 वोल्ट, कितना हो गया, 40 वोल्ट आ गया। यानी कि तीनों के लिए कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, इसके लिए भी 40 वोल्ट, इसके लिए भी 40 वोल्ट और इसके लिए भी 40 वोल्ट। यानी कि तीनों सर्किट के लिए, सर्किट तो एक ही है, अंदर जाकर के 3 भाग में बटा है, तो इस तीनों रेसिस्टर, सर्किट एक है, रेसिस्टर 3 है, यहां पर 3 रेसिस्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर बल्ब जुड़ा है, यहां फैन जुड़ा है, यहां टेलीविजन जुड़ा है, तो यहां बल्ब को जितना वोल्टेज जाएगा उतने फैन को वोल्टेज जाएंगे, और उतना ही वोल्टेज किसको जाएगा, टेलीविजन को भी जाएगा। आगे जाकर के इसको जितना यूटिलाइज करना होगा करेगा, इसको जितना यूटिलाइज करना होगा करेगा, और इसको जितना यूटिलाइज करना होगा उतना करेगा अपना आगे जाकर के। तो हम लोग किसमें जोड़ रहे हैं, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो पैरेलल में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंट होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे, इलेक्ट्रिक करंट will be different for each resistor। तीनों रेसिस्टर के लिए इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा, बट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज will be
फॉर ऑल रेसिस्टर्स, किसमें, पैरेलल में जोड़ा जाए तब तीनों को सेम वोल्टेज प्रोवाइड हो पाएंगे। अब देखिए क्या डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक करंट, तो फाइनल इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने सर्किट हों, जितने रेसिस्टर हों, यानी कि IN, इसको I1 I2 I3 याद रखिएगा। हम यहां पर क्या डिफरेंट था, इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट था तो फाइनल इलेक्ट्रिक करंट हमने निकाल दिया। उसमें क्या था, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट था तो फाइनल वोल्टेज हमने निकाल दिया था। तो यहां पर अब जैसे V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा V बाई R, यहां पर रखते हैं V बाई R, यहां पर V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाई R3, Vn बाई Rn। क्या सेम है इसमें, क्या सेम है इसमें, वोल्टेज। तो V बाई R, V बाई R1, V1 के बदले V लिख दिया, प्लस V2 के बदले में V लिख दिया हमने, V3 के बदले में भी V लिख दिया, और Vn के बदले में भी V रख दिया हमने। क्या कॉमन लिया जा सकता है, V कॉमन ले लिया गया, इधर बच गया 1 बाई R, इधर भी V अगर कॉमन ले लें, V बाहर आ गया, सब में V है तो V को हमने बाहर कर लिया, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस हेंस 1 बाई Rn। V से V कैंसिल, हमारे पास बच गया 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस जितना उसमें रेसिस्टर जुड़े हुए हों 1 बाई Rn तक चला गया। डिफरेंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट फाइनल निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट, नेट इलेक्ट्रिक करंट हमने निकाल लिया। उसमें क्या था, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट था तो नेट वोल्टेज हमने निकाल लिया, और इस फार्मूला से इसको हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और रेसिस्टेंस पे ही डिपेंड है वो भी। देखिए एक न्यूमेरिकल सबसे सिंपल देखते चलिएगा, 3-4 न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां पर एक रेसिस्टेंस सपोज कीजिए 2 ओम का है, यहां पर एक 3 ओम का है, और यहां पर एक रेसिस्टेंस 4 ओम का है, ठीक है। तो इसका पूछे किसमें जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। पूछे कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालो, फाइनल आर कितना होगा। एक को पॉजिटिव से कनेक्टेड है और दूसरा निगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। एक इंड पॉजिटिव से और सारे रेसिस्टेंस का लास्ट सर्किट का एक इंड निगेटिव के साथ। पूछे फाइनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। बहुत आसान है, इसको पकड़िए, स्ट्रेच कर दीजिए, मन में सोच लीजिए। तो स्ट्रेच करने के बाद सब के सब एक लाइन में आ गए, यानी कि कुछ ऐसे बन गया। ये यहां पर एक, दूसरा यहां पे हो गया, और तीसरा यहां पे आ गया। तो यहां पर कितना हो गया 2 ओम, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, तो 2 ओम 3 ओम, और यहां पर कितना हो गया 4 ओम। तो सीरीज में है, तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। 1 2 3 रेसिस्टर है तो 3 तक जाके रोक देंगे। तो फाइनल R इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस कितना 4 ओम। तो 3 2 5 5 4 9 ओम, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस इसका कितना आ गया 9 ओम आ गया। चलिए एक और देखते हैं, इसके बाद 3-4 न्यूमेरिकल देखते हैं, ताकि आप लोग अपने घर पे बैठ करके पढ़ सकें, आपका स्टडी ना रुके, पढ़ते रहें, न्यूमेरिकल बनाते रहें। देखिए दूसरा कि मान गए यहां से एक यहां पे आए, यहां पे हमने 6 ओम को कनेक्ट किया, यहां पे हमने एक 6 ओम को कनेक्ट किया, फिर दोनों को एक साथ करके फिर यहां पर एक रेसिस्टेंस
3 ओम का कनेक्ट कर दिया गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन यहां से इलेक्ट्रिक करंट इन किया, यहां से निकल रहा है बाहर की तरफ। अब तुम कहोगे सर ये दोनों सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो दोनों में है। ये दोनों पैरेलल में क्योंकि यहां से यहां तक पकड़ के स्ट्रेच करें तो भी ये ब्रांच रह जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। सपोज कि इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। तो दोनों को पहले, इस दोनों को उसको छोड़ देंगे, बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। पहले इस दोनों को पैरेलल में निकालते हैं। तो 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल, RP लिख दिया हमने, रेसिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6। 6 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 6 होगा, ऊपर 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 6 आ गया। यानी कि हमारे पास आया 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 2 बाई 6। कैंसिल करते हैं, 2 3 जब, यानी कि आ गया 1 बाई 3 आ गया। किसका वैल्यू, 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई 3। अब इसको उलट देते हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल को ऊपर ले जाते हैं, क्रॉस गुना कर दीजिए। रेसिस्टेंस इन पैरेलल इनटू 1, रेसिस्टेंस इन पैरेलल इनटू 1 इज इक्वल टू 3 इनटू 1। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब फिगर कुछ इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा। अब ये दोनों तो एक हो गए हैं, अब दोनों एक होने पर रेसिस्टेंस कितना आया है, 3 ओम। तो यहां पर आप दोनों को एक साथ करके 3 ओम लिख लीजिए। यहां का 3 ओम, ये 3 ओम अभी नहीं लिखना, यहां का 3 ओम हमने यहां पर लिख दिया। और फिर पहले से कितना था, पहले से हमारे पास 3 ओम था। अब देखो बाबू, ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में निकालने के लिए फाइनल रेसिस्टेंस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 6 ओम हो गया। यानी कि टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम हो गया। पहले ये फिगर था, फिर सेकंड में हमने ये फिगर बनाया। आप चाहें तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इस टाइप का हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसको फिगर को सिंपल करते चले जाएं। जैसे जैसे आप कैलकुलेट करें उसको एक साथ करते चले जाएं। जैसे कि एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, मिटाएं इसको। देखिए एक और न्यूमेरिकल, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज कीजिए एक सर्किट है, यहां पर देखते हैं, एक सर्किट है जिसमें ये 3 भाग में बटा हुआ है। पता चल गया किस में है, पैरेलल में। यहां पर इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, यहां पर 2 जुड़े हुए हैं, एक और यहां पर 2 है। तो यहां पर है 15 ओम और दूसरे का है 5 ओम। फिर यहां पर एक 60 ओम का है। अब तीनों एक साथ हो करके अपने सर्किट के हिसाब से एडजस्ट हो गया है, पॉजिटिव के साथ, और यहां पे किसके साथ, निगेटिव के साथ एडजस्ट हो गया। अब पूछे कि इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो। पहले इस दोनों को सीरीज को एक साथ कर देते हैं, हमेशा सीरीज में करना है, ठीक है, शॉर्ट करते चलिए। तो दोनों को एक साथ करते हैं। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। सपोज कीजिए इसको R1, R2, R3 और R4 मान लीजिए। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज फॉर रेसिस्टेंस 2 एंड रेसिस्टेंस 3 कितना हो गया, 15 ओम प्लस 5 ओम यानी कि 20 ओम आ गया। ये दोनों मिलके कितना हो गया, 20 ओम। अब फिगर फिर से रिकंस्ट्रक्ट कीजिए कि कैसा फिगर हो गया। सो अब ऊपर कितना था, यहां पर 60 ओम था, नीचे कितना था, सबसे नीचे 10 ओम था यहां पर, और बीच वाला दोनों मिल करके कितना आया, 20 ओम आ गया। तो ये रेसिस्टेंस हो गया 20 ओम। रिकंस्ट्रक्ट हो गया फिगर, एक को पॉजिटिव के साथ दूसरे को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ओके, अब तीनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं इस तीनों को। तो ये ऊपर वाला कितना था, R1, नीचे वाला R4, सबसे लास्ट वाला था R4, और बीच वाला हमने क्या निकाला, RS यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो सबको पैरेलल में 1/R = 1
पहला कितना R1 प्लस 1/RS प्लस 1/R4, यानी कि 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10। 60, 20 और 10 का एलसीएम 60 होगा। 60 में इसको जो सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 और 1 10, 10/60 आ गया। क्या आया हमारे पास? 1 रेसिस्टेंस इक्वल टू 10/60, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस गुना कीजिए, R में 1 से R हो गया और 6 में 1 से 6, यानी कि नेट रेसिस्टेंस कितना मिल गया हमको? 6 ओम मिल गया। नेट रेसिस्टेंस 6 ओम प्रोवाइड हो गया, यानी कि तीनों मिलकर के एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया। कितने ओम वाले? 6 ओम वाले। ये पॉजिटिव और एक यहां पे निगेटिव। समझ में आया बच्चों? एक और न्यूमेरिकल देख लें। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड है। मिटाते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक डील करेंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में रेसिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं। एक ट्रेंगुलर फॉर्म में फिगर है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां से इलेक्ट्रिक करंट इन किया और यहां से इलेक्ट्रिक करंट आउट हो रहा है। 2 पॉइंट बताए गए हैं। यहां पर इसका रेसिस्टेंस 3 ओम था, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम है। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए और इसको R3 मान लीजिए। अब देखिए यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये सब एक ही सर्किट में है, एक ही लाइन में है। आप कहोगे सर यहां पर भी तो ज्वाइंट है, तो यहां पे ज्वाइंट है, लेकिन यहां से और यहां से काट करके सोच सकते हैं, काट करके अगर स्ट्रेट करें, मन में यहां से नहीं काटना है, मतलब कि यहां से काट करके आपको इसको स्ट्रेट करें, ठीक है, तो ये और ये दोनों एक सिंगल लाइन में फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन यहां से अगर स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो दोनों पकड़े हुए हैं, स्ट्रेट होगा ही नहीं। यहां से काट कर अगर यहां से इसको काट कर अगर स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो भी एक ब्रांच रह जाएगा। ये सारे तो स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला कुछ ऊपर की तरफ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये सारे लाइन के स्ट्रेट में चले जाएंगे। यानी कि ये और ये सीरीज में है, तो इस दोनों को पहले सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू, तो 1/, करते हैं सीरीज में करते हैं, तो रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस कितना? R2। R1 कितना है? 3 ओम और R2 कितना है? 3 ओम। 3 कितना हो गया? 6 ओम हो गया। यानी कि ये दोनों सिंगल में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए पहले यहां पे था, यहां से इलेक्ट्रिक करंट इन हो रहा था, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आउट हो रहा था। ये दोनों मिलकर के एक सिंगल में, ये दोनों मिलकर के एक सिंगल में कन्वर्ट हो गए। तो पहले से वैल्यू कितना था इसका? 3 ओम, जो कि था R3, और ऊपर वाला कितना है? हमको सीरीज में आया है कितना? 6 ओम का रेसिस्टेंस इन सीरीज। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, क्योंकि अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये दोनों ब्रांच हमेशा इसी तरह बने रहेंगे, ये स्ट्रेट नहीं होंगे। तो इस दोनों को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? पैरेलल में। तो 1 रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 रेसिस्टेंस इन सीरीज प्लस 1 रेसिस्टेंस 3, यानी कि 1/6 प्लस 1/3, 6 और 3 का एलसीएम 6। इसको सॉर्ट आउट जब करेंगे तो 1 + 2 यानी कि 3/6 आएगा, 3 2 जा यानी कि 1/2 आ गया। यानी कि हमारे पास आ गया 1 रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस गुना करते हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल इनटू 1, तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 2 × 1 कितना हो गया? 2। तो फाइनल रेसिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम में आ गया। यानी कि ये दोनों मिलकर के अब सिंगल में कन्वर्ट हो गए, कितना? 2 ओम। पहले से ऐसे इलेक्ट्रिक करंट इन कर रहा था, ये ऐसे आउट हो रहा था सिंगल में। यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कौन पैरेलल में है और कौन सीरीज में है। तो जो पैरेलल में होंगे उनको सीरीज में कर देंगे,
एक से अधिक अगर सीरीज में होंगे तो पहले उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे और सबसे लास्ट में सिंगल बनाएंगे। इसको ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। तो ये कितना हो गया 2 ओम, यहां से इलेक्ट्रिक करंट इन हो रहा था, यहां से आउट हो रहा था। तो पहले कोशिश कीजिए फिगर को समझने की, उसके बाद फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करने की। बनाते जाइए, रिकंस्ट्रक्ट करते जाइए, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आज का क्लास समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर क्या लेकर के? रेसिस्टिविटी लेकर के, और रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस इज डिपेंड एंड रेसिस्टिविटी, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ आज से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल जानेंगे हम लोग, ताकि आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके घर पे बैठ करके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और प्लीज अगर आज के सब्जेक्ट से, आज के टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जो न्यू यूजर्स हैं वो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हो सकता है कुछ और बच्चे भी पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।